हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 4। चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एंड उसके अंदर फोर्थ पार्ट है वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। मीन्स हम लोग को पढ़ना है कि यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, उसके टुकड़े क्यों हुए। अभी तक हम लोग बर्लिन वॉल और यूएसएसआर क्या है, कैसे बना, कब टूटा, कैसे टूटा, ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी डिसइंटीग्रेशन पढ़ना है, मतलब डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों। ठीक है, ये चीज़ हम लोग इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी पहला तो ये है कि क्वेश्चन ऑन ऑफ डिसइंटीग्रेशन आता कैसे है, कि ये चीज़ हुई क्यों। ठीक है, so the collapse of Soviet Union is significant not just for communism but also as a general case of political system failure। एक्चुअली देखो, दो तीन वर्ड है यहाँ पे, एक तो कोलेप्स, एक है सोवियत यूनियन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिकल सिस्टम फेलियर। ये चारों शब्द। कोलेप्स का मतलब होता है कोई चीज़, कोई आपका आइडिया था या कोई ऑब्जेक्ट था, उसका टूटना या वो किसी आइडिया का सक्सेसफुल ना होना, दैट इज कॉल्ड कोलेप्स। ठीक है, सोवियत यूनियन आपको पता ही है, सोवियत यूनियन मीन्स यूएसएसआर। ठीक है, अच्छा, अब सोवियत यूनियन मीन्स यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से, मीन्स यूएसएसआर के कोलेप्स से हम लोग क्या सीख सकते हैं। एक तो देखो कि ये कम्युनिज्म की जो थ्योरी है या कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है, इसके बारे में ये हम लोग को बताता है। ठीक है ना, ये बताता क्या है कि कम्युनिज्म के जो आइडियाज़ थे ना, वो फेल हो गई। ये चीज़ का हमें पता चलता है, इससे हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर आप कम्युनिज्म को अडोप्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर और कम्युनिज्म फेल हो गया, तो आपके पास में आज के टाइम पे कितने और रास्ते हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। एक तो है सोशलिज्म, दूसरा है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की तरफ आप जा रहे हो तो आप वापिस जा रहे हो। ठीक है, मान लो कि ये रास्ता है, ठीक है, मान लो ये रास्ता है। आप जैसे कि ह्यूमैनिटी शुरू हुई तो सबसे पहले आया, धीरे धीरे इवॉल्व हुई तो कैपिटलिज्म आया, फिर कम्युनिज्म आया, फिर अल्टीमेट जो गोल है ना वो सोशलिज्म का है। ठीक है, इगैलिटेरियन सोसाइटी जहाँ पे सब बराबर होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा किसी के बीच में। तो रसिया कहाँ था, कम्युनिज्म पे पहुंच चुका है। अगर रसिया यहाँ से इस चीज़ की वजह से डिसइंटीग्रेट हो गया, तो या तो रसिया जाएगा यहाँ पे या रसिया जाएगा यहाँ पे। तो ये तो आगे फॉरवर्ड थिंकिंग है ना, ये तो मतलब ये तो आगे का रास्ता है, लेकिन आप तो यहीं पे ही फिसल गए, तो आपको यहीं पे जाना पड़ेगा। ये गए यहीं पर गए ये, लेकिन ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या चीज़ पता चली सोवियत यूनियन के कोलैप्स से, कि कम्युनिज्म जो है ना वो फेल हो गया, पहला। दूसरा, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम भी था। कम्युनिज्म को अगर आप चलाना चाह रहे हो तो कम्युनिज्म कैसे चलेगा, जब पॉलिटिकल सिस्टम आपका स्टेबल होगा। अब आपका पॉलिटिकल सिस्टम तो स्टेबल कैसे हो सकता है, अगर आप डेमोक्रेसी लेके आओगे तो लोग तो प्रोटेस्ट भी करेंगे, लोग अपनी एस्पिरेशन भी बताएंगे। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा लोगों के अंदर डिफरेंसेस होंगे, उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। तो ये कोई इजी टास्क तो है नहीं। तो आपको इस टास्क को इजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों की आवाज़ दबानी पड़ेगी। तो आपने लोगों की आवाज़ दबाई, और लोगों की आवाज़ दबा के आप कौन सी पार्टी लेके आए, वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है ना, तो अब सिंगल पार्टी हो गई। जब सिंगल पार्टी हो गई तो इसका मतलब क्या है कि कम्युनिज्म फेल हो गया। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से आपको दो बातें पता चली। पहली बात कि कम्युनिज्म फेल, दूसरी बात कि पॉलिटिकल सिस्टम जो कम्युनिज्म को चलाने के लिए चाहिए वो पॉलिटिकल सिस्टम आपका फेल हो गया। दोनों बातें समझ में आ गई। अच्छा, तीसरी चीज, इंटरनल वीकनेस जो थी ना, इंटरनल वीकनेस किसके अंदर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो भी मेन कारण था। अब पॉलिटिकल सिस्टम में या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में वीकनेस कैसे थी। अब कुछ लोग तो चाह रहे हैं कि कंप्लीट कम्युनिज्म हो, मतलब कि पूरा का पूरा देश के अंदर ही कम्युनिटी के हाथ में सारी पावर हो। कुछ लोग चाह रहे हैं स्टेट के हाथ में, कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो
यहाँ पे यूरोप के जो वेस्टर्न यूरोप है, जर्मनी, फ्रांस और ये ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इनको भी देख रहे हैं क्योंकि ये तो इसके पास में ही है, ये रसिया है। तो यहाँ पे ये जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे देश हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग तो इनको भी देख रहे हैं। जब इनको देख रहे हैं तो इनको ये हो रहा है कि भाई यहाँ पे तो क्वालिटी भी है सामान के अंदर, कंज्यूमर के पास में ज़्यादा ऑप्शन है, अच्छी क्वालिटी है। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि लोगों के बीच में डिसकंटेंट आएगा, लोगों के बीच में सहमति नहीं बनेगी। और जब सहमति नहीं बनेगी तो इंटरनल वीकनेस पैदा होगी। जब इंटरनल वीकनेस पैदा होगी तो लोग नहीं चाहेंगे कि जो सिस्टम हम हमारे देश के अंदर रख रहे हैं, कौन सा सिस्टम, कम्युनिज्म, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो 3 कारण हो गए। पहला ये कम्युनिज्म का पता चला, दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो गया, और पॉलिटिकल सिस्टम कोई एक ही फेल नहीं हुआ, बहुत सारे और भी फेल हुए। तीसरा इंटरनल वीकनेस आपको बताना है। अगर कोई पूछे कि डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इंटरनल वीकनेस, बिकॉज ऑफ आर्म रेस, बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म की जो थ्योरी थी ना, वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, उसके बाद में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, एक सेकेंड, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन कैसे हुआ? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन मतलब पैसा खत्म हो गया। ठीक है, इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, जीडीपी नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आपको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है बाहर से सामान। जब आपको इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं तो आप तो पैसा तो बना ही नहीं पा रहे हो, और आपके देश के ऊपर तो कर्जा बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो स्टैग्नेट होगी इकोनॉमी। इससे क्या हुआ, सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज हो गया, लोगों के पास में कंज्यूम करने के लिए सामान नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा तो पैसे देने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों ने मिलके वहाँ के लोगों के बीच में, लोगों का जो विश्वास था, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस था, उस पब्लिक के अंदर डाउट पैदा होना शुरू हो गया। ठीक है, और उसी डाउट ने उन लोगों को मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार किया कि भाई आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में क्या होता है कि इकोनॉमिक वीकनेस कैसे हुई? इकोनॉमिक वीकनेस हुई, रिसोर्सेज ड्रेन्ड इन मेंटेनिंग ए न्यूक्लियर आर्सेनल एंड मिलिट्री। मैं 20 बार बता चुका हूँ ये पॉइंट, आपको इतनी बारी कोई चीज़ रिपीट होगी कि मतलब पॉइंट याद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक वीकनेस क्यों हुई? क्योंकि आप हथियार पे ज़्यादा फोकस है, आपका न्यूक्लियर वेपन बनाने में आपका ज़्यादा फोकस है, मिलिट्री, आपको दुनिया को दिखाना है कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन अंदर से तो खोखले ही होते जा रहे हैं ना। दूसरा सैटेलाइट स्टेट कहाँ पर, मतलब सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी इन चीज़ों के अंदर की, हम चांद पे पहले पहुँचेंगे, हम सैटेलाइट बाहर जल्दी भेजेंगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इस चीज़ की वजह से। तो ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा लोगों की मूलभूत, लोगों की फंडामेंटल, लोगों की बेसिक, लोगों की एलिमेंट्री नेसेसिटीज़ क्या हैं, उसके ऊपर फोकस ना रख के आप फोकस रख रहे हो किसके ऊपर? मिलिट्री को इंटीग्रेट करने पे, मिलिट्री को और ज़्यादा पावरफुल बनाने पे, न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाने पे। और इस चीज़ की वजह से क्या होगा, आपके पास इतना पैसा तो है नहीं कि आप सारा मतलब प्रोडक्शन भी कर रहे हो, फैक्ट्रियाँ भी लगा रहे हो, इकोनॉमी भी दे दनादन बढ़ रही है, न्यूक्लियर वेपन भी बना रहे हो, आप मिलिट्री को भी पूरा स्ट्रॉन्ग है, सब अच्छा तो चलेगा नहीं, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। लेकिन आपने पूरा का पूरा सारा सिस्टम लगा दिया मिलिट्री के ऊपर। ठीक है, तो क्या हो गया, इकोनॉमी के ऊपर बर्डन हो गया, लोगों के ऊपर बर्डन हो गया, इकोनॉमी पे बर्डन हुआ। तो लोग तो देख रहे हैं ना कि यूएसए के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, इन देशों के अंदर लोग कितने मज़े से रह रहे हैं, हमारे यहाँ पे सामान की क्वालिटी कमज़ोर है। तो लोगों के बीच में क्या हो गया, लोगों के बीच में डिसकंटेंट पैदा हो गया, अविश्वास की भावना पैदा हो गई, भरोसा नहीं रहा लोगों को अपने देश की गवर्नमेंट पे, अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम पर। तो उससे क्या हुआ, उससे वेस्ट के अंदर जो लोग रह रहे थे ना, उस वेस्ट के लोगों को लोग कॉपी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास में उतनी सारी चीज़ें तो है नहीं।
तो इस चीज की वजह से लोगों के दिमाग के ऊपर क्या हुआ, साइकोलॉजिकल डिसइल्यूजनमेंट हुआ। क्या हुआ, साइकोलॉजिकल डिसइल्यूजनमेंट। ये वर्ड आगे भी आएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। अब आगे देखो, अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव, अभी तक हम कितने पॉइंट पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक वीकनेस पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ चुके हैं, इंटरनल वीकनेस पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अगली जो पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्टैग्नेशन का मतलब क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, आप लोग को बताया, कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पर 70 साल तक राज किया, 70 ईयर, ठीक है, 1917 से 91 तक। अब उस 70 साल के अंदर अकाउंटेबिलिटी तो थी ही नहीं ना, जिम्मेदारी कोई घंटा ले नहीं रहा, ठीक है, सारा का सारा इतना करप्शन हो गया, इतना करप्शन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, स्लो ग्रोथ है, ज़्यादा फोकस मिलिट्री के ऊपर है, वेपन के ऊपर है, आर्म रेस के ऊपर है, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन स्लो काम करने लग गया, ठीक है, लोगों की कुछ भी शिकायतें, लोगों को कुछ भी दिक्कत है, सड़कें नहीं बन रही और नहीं बन रहा, उस चीज़ के ऊपर कोई फोकस नहीं है, ठीक है, करप्शन बढ़ गया, लैक ऑफ गवर्नमेंट ओपननेस, गवर्नमेंट के अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को कोई नहीं बता रहा, मतलब सीक्रेटली काम हो रहे हैं, ठीक है, लोगों को एक, अब मतलब आप कोई अच्छा काम भी कर रहे हो, बट अगर आप लोगों को नहीं बताओगे तो लोगों को तो शक होगा ना, तो लैक ऑफ गवर्नमेंट ओपननेस वहां पर थी, ठीक है। दूसरा क्या, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का मतलब क्या है कि यहां पर बॉस बैठा है ना, तो सारे डिसीजन यहीं से लिए जा रहे हैं। अब इसको तो थोड़ी ना पता है कि इस एरिया में क्या दिक्कत है, या इस एरिया में क्या दिक्कत है, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड मतलब सारा का सारा डिसीजन इसी पॉइंट से लिया जा रहा है, ठीक है, ना कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब यहाँ का कोई बंदा होगा, इसी को तो पता होगा ना कि इस एरिया में दिक्कत क्या है, यहाँ के बंदे को यहाँ का पता होगा, यहाँ के बंदे को यहाँ का पता होगा, लेकिन सारे डिसीजन यहाँ से, इसी चीज को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। अच्छा, उसके बाद में क्या है कि पार्टी प्रिविलेजेस एलियनेटेड सिटीजन्स, इरोडिंग पॉपुलर सपोर्ट। अब बाहर के जो लोग हैं ना, बाहर के लोग जैसे सेंट्रल एशिया या उस तरफ के जो लोग हैं, उन लोगों को पार्टी ज़्यादा प्रिविलेज दे रही है, ठीक है, तो लोगों के अंदर जो सपोर्ट था ना वो इरोड होना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। और चैप्टर ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 घंटे में पूरा चैप्टर हो गया, ठीक है, आराम से 7-8 वीडियो बनेंगे और उसके हिसाब से चैप्टर होगा। अब देखो, जो गोरबाचेव ने 1985 में जो रिफॉर्म्स लेके आया था, क्यों लेके आया था, ताकि हम लोग भी, हमारे देश के लोग वेस्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ही फॉलो कर लें, ताकि फिर लोगों के बीच में डिसकंटेंट पैदा ना हो, लोगों के अंदर नॉन कॉन्फिडेंस ना हो, लोगों के अंदर अविश्वास की भावना, फीलिंग ना आए, ठीक है। तो गोरबाचेव ने जो रिफॉर्म किए उसके अंदर उसने क्या एम था उसका, ये था कि एक तो इकोनॉमी को सही करना है, इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म लेके आने हैं। और इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म लेके आने हैं मतलब कि कुछ लोग प्राइवेट भी काम शुरू करें, कुछ गवर्नमेंट के हाथ में भी पावर हो, कुछ कम्युनिटी के हाथ में भी पावर हो। आप ऐसा नहीं है कि सारा सिस्टम ही कम्युनिटी के हाथ में दे दिया है, सारा सिस्टम गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया है, सारा प्राइवेट के हाथ में दे दिया, मतलब बैलेंस बना के रखना है। इसी चीज, इस टाइप के रिफॉर्म की जरूरत थी रसिया को, ठीक है, कहाँ, कब, 1985 के अंदर जो वो लेके आया, ठीक है। दूसरा, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है, इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म लाने हैं, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है। और तीसरा क्या करना है कि हम लोगों को कैचअप विद द वेस्ट, मतलब वेस्ट के साथ में हमें कॉम्पीट पूरा बराबर से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यूएसए पहुंच गया यहाँ पे, तुम यहाँ पे हो, मतलब आपको पूरी रेस लगा के रखनी है यूएसए के साथ में भी, ठीक है, मतलब ऐसे कंपटीशन बना रहे। तो इस टाइप के रिफॉर्म्स लेके आया वो। रिफॉर्म्स अनइंटेंशनली ट्रिगर्ड फोर्सेस दैट बिकेम अनकंट्रोलेबल। रिफॉर्म्स लाया तो गया था अच्छी चीज के लिए, लेकिन रिफॉर्म्स ने अनइंटेंशनली क्या कर दिया, नेगेटिव इफेक्ट आ गया रिफॉर्म का, ठीक है। और इस चीज ने, जब नेगेटिव रिफॉर्म आया, मतलब नेगेटिव रिफॉर्म क्या है, लोगों ने धरने प्रदर्शन प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, ठीक है, वॉयलेंस शुरू हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगी, सोसाइटी डिवाइड हो गई, लोग तो बटेंगे ना फिर। सम फेल्ट रिफॉर्म्स वर टू स्लो लीडिंग
टू इम्पेशेंस, लोग कुछ लोगों को लगा कि यार ये रिफॉर्म्स तो कब लागू होंगे, कब हमारे देश के लोग मतलब इन रिफॉर्म्स की वजह से जो बदलाव आएंगे उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना, इस चीज़ की वजह से कुछ लोग इन रिफॉर्म से जो गोरबाचेव लेके आया था उस रिफॉर्म से खुश नहीं थे। ठीक है, जो कुछ और लोग थे जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी इलाइट जो थे, इलाइट का मतलब जो मेन जो लोग हैं, अमीर जो लोग हैं, जो मतलब पैसे वाले लोग हैं, पावरफुल जो लोग हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी इलाइट जो है ना, उन लोगों दे फेल्ट रिफॉर्म्स वर टू फास्ट इरोडिंग देयर प्रिविलेज। अब ना जो मेन जो लोग थे उन लोगों को लगा कि भाई रिफॉर्म्स आ जाएंगे तो इसका मतलब कि डेमोक्रेसी आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी तो पावर किसके हाथ से जाएगी, जो इलाइट लोग हैं, जो पावरफुल लोग उनके हाथ में पावर चली जाएगी। तो उधर से तो जिनको पावर मिल रही थी उनको लग रहा था कि पावर हमें बहुत धीरे मिल रही है, और जिनको पावर, जिनके पास से पावर जा रही थी उनको लग रहा था कि हमारे हाथ से पावर बहुत जल्दी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोसाइटी डिवाइड हो गई। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि गोरबाचेव लॉस्ट सपोर्ट एंड क्रेडिबिलिटी फ्रॉम ऑल साइड्स। इसकी वजह से क्या हुआ, गोरबाचेव को मतलब सोसाइटी हो गई डिवाइड, ये भी चले गए और ये भी चले गए, सबकी नज़रों में वो दुश्मन बन गया। कौन, गोरबाचेव। ठीक है ना। तो ये सब इसके कारण थे भाई। अब देखो, नेशनलिज्म एंड सोवरेनिटी की भी एक फीलिंग उनके मन में शुरू हो गई। कैसे? नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जो बहुत सालों से एक ही जगह पर रह रहे हैं, वो सभी लोग उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस एरिया के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस एरिया की रिचुअल्स, लैंग्वेज, रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहें और उस चीज़ के लिए लोग आवाज़ उठाएं। वर्ड सुनना, कल्चर, कल्चर के अंदर ही आता है लैंग्वेज, रिलीजन, एजुकेशन, सारी चीज़ें, मतलब वे ऑफ लिविंग जो है ना, जिनकी कॉमन हो, उन सभी लोगों के ग्रुप को बोला जाता है नेशन। और उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग जब अपनी आवाज़ उठाएं, उसी चीज़ को बोला जाता है नेशनलिज्म। ठीक है, समझ लेना ये वर्ड। ठीक है। अच्छा, नेशनलिज्म एंड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या है, होता है कि इस बाउंड्री के अंदर जो भी डिसीजन होंगे ना, वो यहीं के लोग लेंगे। संप्रभुता, कि इस जगह के प्रभु हम ही हैं, यहाँ जो भी होगा वो हमारी मर्जी से होगा, मीन्स इस जगह पर रहने वाले लोगों की मर्जी से होगा। तो नेशनलिज्म समझ में आ गया, सोवरेनिटी समझ आ गया। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन रिपब्लिक्स लाइक रसिया, बाल्टिक स्टेट्स, इस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया। अब बाल्टिक स्टेट कौन से हैं? बाल्टिक स्टेट वो हैं जो बाल्टिक सी के पास में है। एक सेकंड में देखता हूँ कि बाल्टिक सी अगर हम देख पाए तो। अब देखो यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये बाल्टिक सी है। ठीक है। अब ये बाल्टिक सी के पास में जो जो देश हैं, उन देशों को बोला गया क्या? उन देशों को बोला गया बाल्टिक स्टेट्स। ठीक है। अब ये जो बाल्टिक स्टेट्स जिनको बोला गया, इन बाल्टिक स्टेट्स मीन्स इस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, रसिया। रसिया बाल्टिक स्टेट नहीं है। बाल्टिक स्टेट कौन है? इस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया। रसिया, रसिया जो है ना, और यूक्रेन और जॉर्जिया, ये जो छह जो कंट्री हैं, इन कंट्रीज के अंदर नेशनलिज्म का एक फीलिंग क्रिएट हुआ। सेकंड पॉइंट, नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन। नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब जो लोग थे उनके बीच में क्या हो रहा है कि प्रोग्रेस हो रहा है स्लो। ठीक है। अब एक डिससेटिस्फैक्शन का फीलिंग क्रिएट हो रहा है। बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि सबको लग रहा है कि हमें जल्दी जल्दी से अलग होना है। ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है? नेशनलिज्म का राइज हुआ। दूसरा, नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन।
तीसरा, पैराडॉक्सिकली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वर लेस नेशनलिस्ट डिस्पाइट देयर एथनिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। अब मैंने पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, वो किस में रहना चाह रही हैं, वो सोवियत यूनियन के अंदर रहना चाह रही हैं, ठीक है। अब वो सोवियत यूनियन का पार्ट बन के तो रहना चाह रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दे आर लेस नेशनलिस्ट। अब वो लेस नेशनलिस्ट क्यों है, क्योंकि एक तरह से लेस नेशनलिस्ट बोल दिया उनको और पैराडॉक्सिकली हो गया, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इमर्ज्ड इन यूरोपियन एंड प्रोस्परस पार्ट्स। मतलब स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई कहाँ पर, यूरोपियन, कौन सी यूरोपियन के अंदर, ईस्ट साइड में जो यूरोपियन कंट्रीज थी ना, ईस्ट साइड के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उन सभी के अंदर क्या शुरू हो गया, नेशनलिस्ट मूवमेंट। और उस टाइम और उस चीज के लिए क्या हुआ कि लोगों ने उस चीज के लिए बहुत हाई प्राइस पे किया, ठीक है। और हाई प्राइस पे करके जो बैकवर्ड रीजन थे ना, उनको सपोर्ट किया, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने ये देखा कि नेशनलिज्म एग्जिस्टेड थ्रू आउट सोवियत हिस्ट्री। पहला पॉइंट, नेशनलिज्म एग्जिस्टेड थ्रू आउट सोवियत हिस्ट्री बट वॉज एम्प्लीफाइड बाय रिफॉर्म्स। कुछ नहीं है, सीधा याद रखना है कि नेशनलिज्म की भावना पैदा हो गई लोगों के बीच में, ठीक है। सेकंड क्या है, कोलैप्स वॉज ड्रीवन बाय डाइवर्स एंड डीप सीटेड इश्यूज। डाइवर्स मतलब सभी लोगों के अपने अपने अलग अलग इश्यूज थे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी कैसे थी, अब देखो 16 देश एक साथ में रह रहे हैं, 16 देश एक साथ में रह रहे हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है, एथनिक डाइवर्सिटी, एजुकेशन, सभी, मतलब कहीं पे जियोग्राफी अलग है तो लोगों का कल्चर भी अलग होगा, क्योंकि कल्चर जब ही डिफरेंट होता है जब जियोग्राफी डिफरेंट होती है। कहीं पे ज़्यादा सन रेज आ रही है तो वहाँ पे लोगों का रहने का तरीका अलग होगा, जहाँ पे कम आ रही है वहाँ पे अलग होगा, ठीक है। तो सभी के अपने अपने इश्यूज थे। दूसरा, जो इश्यूज थे ना वो डीप सीटेड थे, मीन्स काफ़ी थोड़ा करके काफ़ी सालों, 70 सालों से लोगों के मन में वो चीज़ें बैठी हुई थी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों ने क्या कर दिया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर, इन सभी ने मिलके क्या कर दिया, रसिया का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कर दिया। अब देखते हैं हम लोग अभी तक जो कीवर्ड्स हमने पढ़े हैं। पहला वर्ड हमने पढ़ा सोवियत डिसइंटीग्रेशन, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। इंटरनल वीकनेस का मतलब क्या है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई ये चेंजेज होने चाहिए। कुछ लोग चाह रहे हैं कि बहुत फास्ट, कुछ लोग सोच रहे हैं कि बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि बहुत स्लो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आर्म रेस से रिलेट कर सकते हो। कंज्यूमर शॉर्टेज मतलब लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, कम क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, चॉइसेस कम है, तो ये सारी चीज़ें। मिलिट्री एंड सैटेलाइट स्टेट, कम्युनिस्ट पार्टी, समझ आ गया होगा। करप्शन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि सारी पावर किसी एक ही इंसान या कुछ ही लोगों के हाथ में हो। गोरबाचेव ने रिफॉर्म किए, समझ आ गया होगा। नेशनलिज्म का मतलब जब एथनिक जो आपकी वैल्यूज है ना, वो सारी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हमेशा खड़े रहें, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि आप अपने एरिया के अंदर खुद डिसीजन लेने के, आपको कोई डिसीजन नहीं लेने दे रहा, तब आप मूवमेंट करते हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमें इस एरिया के डिसीजन हम खुद लेंगे, तो उसको बोलते हैं सोवरेनिटी मूवमेंट। बाल्टिक स्टेट कौन कौन से हैं, जो बाल्टिक सी के पास में है। रसिया लीडिंग प्लेयर था। साइकोलॉजिकल डिसइल्यूजनमेंट मतलब लोग वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों के लाइफस्टाइल को देखते थे और उससे उनको लगता था कि हमें भी वैसे ही रहना है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब लोग, सोसाइटी इगैलिटेरियन नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, और कम्युनिज्म को लाया इसीलिए गया था कि हमें तो क्या करना है, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। कम्युनिज्म पर्पज कुछ और ही था कम्युनिज्म का, लेकिन वो कोई और ही पर्पज सर्व कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हुई। ये 15 कीवर्ड हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना है हम लोगों को, हाउ डिड गोरबाचेव रिफॉर्म्स
एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म कंट्रीब्यूट टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स ने और राइज ऑफ नेशनलिज्म ने कैसे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन किया। तो कैसे किया, इसके जो रिफॉर्म थे इससे कुछ लोगों को लगा कि रिफॉर्म बहुत धीरे हो रहे हैं, कुछ लोगों को लगा कि रिफॉर्म बहुत फास्ट हो रहे हैं। तो इसका पॉइंट समझ आ गया। राइज ऑफ नेशनलिज्म मतलब इन्हीं सारी ये गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स ने ही नेशनलिज्म को एक तरह से स्ट्रेंथन किया। लोगों को लगा कि नहीं अभी हमें इनसे अलग होना है, ठीक है, और इनसे अलग होना है, किससे अलग होना है, यूएसएसआर से अलग होना है, और हमें हमारे एरिया की जो वैल्यूज है, हमारे एरिया का जो रिलीजन है, लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करना है। उसी चीज़ के लिए राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ। कंट्रीब्यूट टू द डिसइंटीग्रेशन लिख दोगे इतना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, वाई वॉज नेशनलिस्ट अनरेस्ट स्ट्रोंगर इन द मोर यूरोपियन पार्ट्स ऑफ द यूएसएसआर। अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि वाई वॉज नेशनलिस्ट अनरेस्ट। नेशनलिस्ट अनरेस्ट मतलब जो ये लोग थे ना नेशनलिस्ट, ये अनरेस्ट मतलब ज़्यादा ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था वहाँ पे। कहाँ पे, यूरोपियन साइड में। जैसे कि अगर ये मान लो यूएसएसआर है तो इस एरिया के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्या था ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, क्यों थी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ पीछे की वीडियो में कवर नहीं हुई, ठीक है। अब क्वेश्चन का ये भी फायदा है, देखो यहाँ पे क्या है, यूरोप, ये पूरा यूरोप है, यहाँ से यहाँ तक यूरोप है, ये यूएसएसआर है, ये एशिया का पार्ट है, ये यूरोप का पार्ट है, ठीक है। अब ये जो यूरोप है ये किसका दोस्त है, ये यूएसएसआर का दोस्त है या फिर यूएसए का दोस्त है, यूएसए का दोस्त है। तो ये यूएसए तो चाहता ही है ना कि यूएसएसआर टूट जाए। तो इसका मतलब लोगों के अंदर ये जो फीलिंग है ना, ये जो फीलिंग है कि तुम्हारे देश के अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा, तुम्हारे पास तो कम चॉइसेस हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से इस एरिया के लोग ज़्यादा स्ट्रांगली और ज़्यादा इंटीग्रिटी और ज़्यादा इंटीग्रेशन के साथ में, ज़्यादा मजबूती के साथ में, ज़्यादा स्ट्रांगनेस के साथ में यहाँ पर यूएसएसआर के खिलाफ या नेशनलिज्म की फीलिंग इनके अंदर ज़्यादा थी, क्योंकि इनको भड़काया जा रहा था किसके द्वारा, इन यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, और इनको एडवाइज कौन कर रहा था, यूएसए कर रहा था। तो इस वजह से ईस्ट यूरोपियन जो पार्ट था वहाँ पर क्या था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अनरेस्ट था, ठीक है। अब अगली जो वीडियो है ना कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से कंसिक्वेंस क्या हुए, वो अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो चलो अभी इसको बंद करते हैं। थैंक यू।